नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो अगर आपको घर बैठे बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और आप कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या तो आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज के लेक्चर की बात की जाए, अध्याय 8, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति, या तो दोनों समानार्थी शब्द ही हैं। दृष्टिकोण या अभिवृत्ति पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनको वृहद परिभाषित करके देखेंगे वृहद रूप से। इसके बाद इनके संरचना पे बात करेंगे कि आखिर किन किन चीज़ों से ये मिलके बने हैं। बेसिकली इनको ABC कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन हम इन पे थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दृष्टिकोण और विश्वास में क्या अंतर होता है, और ये भी देखेंगे कि विचार और विश्वास, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आखिरकार हम अपने ये हमारे दृष्टिकोण को कैसे बनाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आज के अपने लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि दृष्टिकोण को सबसे पहले कैसे परिभाषित किया जा सकता है। साफ शब्दों में अगर बोला जाए, आम बोलचाल की भाषा में, जिनको हम एटीट्यूड के नाम से जानते हैं, और इसका हमेशा गलत अर्थ निकाल लेते हैं। यूँ तो हमने एटीट्यूड या दृष्टिकोण को हमने पहले ही छोटे से में डिस्कस किया हुआ है, मुझे लगता है। लेकिन उस टाइम पे मैंने आपसे यही बोला था कि हम इसके बारे में पूरा एक लेसन बनाएंगे अलग से, फिर आपको बिल्कुल अलग से पूरी जानकारी दी जाएगी दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति के बारे में। तो एटीट्यूड अगर ऐसे ही नाम से देखा जाए तो हम कभी कभी बोलते हैं कि इस लड़के के अंदर बहुत एटीट्यूड है, लेकिन वो एटीट्यूड और हमारे इस दृष्टिकोण वाले शब्द से बहुत अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि हम किसी भी वस्तु या किसी भी इंसान के लिए या किसी जगह के लिए अगर हम अपनी कोई भावनाएं बनाते हैं, तो इसमें हम विशेष रूप से ये देखते हैं कि ये जो भावनाएं हमारी बनी हैं, ये हमें सकारात्मक दृष्टि देती है या हमें नकारात्मक दृष्टि देती है। मतलब अगर हम किसी वस्तु विशेष की तरफ हम देखते हैं और उससे आकर्षित होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कुछ सकारात्मक भावनाएं हमें अपने अंदर से मिली होंगी, और इसी दृष्टिकोण के साथ हम उसको देखते होंगे। यही हमारा दृष्टिकोण है। मतलब दृष्टिकोण क्या है? एक तरीके का मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, हमारे अंदर की एक ऐसी प्रवृत्ति जो किसी भी विशेष इकाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वृत्तांत, निगम, कुछ भी हो सकता है। अगर इसके लिए हम कोई भी मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन को अगर हम व्यक्त करते हैं, तो इसी को हम अभिवृत्ति या दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में बोला जाए तो दृष्टिकोण क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे आप? दृष्टिकोण एक तरीके का मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो कि किसी भी विशेष इकाई, जैसे कि वस्तु, लोग, वृत्तांत, निगम इत्यादि ऐसी चीज़ों में जो उनके लिए एक मूल्यांकन जैसा कुछ व्यवहार हमारा दर्शाता है, उसी को हम लोग दृष्टिकोण या अभिवृत्ति कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक अगर दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक मतलब क्या कि हमें उनकी तरफ से अनुकूल व्यवहार दर्शित हो रहा है, और नकारात्मक कब है कि हम उनकी तरफ से कुछ भी नकारात्मक मतलब प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर हम उनके लिए प्रतिकूल व्यवहार रखते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आप कभी शॉपिंग पे जाते हैं और शॉपिंग पे आपने देखा कि आपका एक ब्रांड है, वो ब्रांड आपको कभी भी आज तक पसंद ही नहीं आया है। मान लीजिए उसको AB ब्रांड ले लेते हैं। तो ये जो AB ब्रांड है, ये आपको जब भी आपने इस ब्रांड के कपड़े खरीदे तो वो पहली धुलाई में ही फट गए। तो पहले से ही आपका जो व्यवहार है इस ब्रांड की तरफ, वो पहले से ही निर्धारित हो चुका है। तो अगर आपके बगल में आपका दोस्त कोई है, कोई मित्र है, अगर वो आपसे बोलता भी है कि अगर AB ब्रांड का हम कोई भी वस्त्र ले लेते हैं शॉपिंग करते टाइम पे, तो हमारे लिए तो पहले से ही हमने व्यवहार बना रखा है। तो जो व्यवहार हम व्यक्त करेंगे, यही हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होगा जो कि हमें AB ब्रांड के लिए सकारात्मक या तो नकारात्मक व्यवहार दर्शाएगा। तो हमने AB ब्रांड के लिए नकारात्मक व्यवहार पहले से ही अपने दिमाग में सोच रखा है। यही हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है इस AB ब्रांड के लिए। तो अगर ये AB ब्रांड के लिए हमारी नकारात्मक प्रवृत्ति है, तो हम यही समझेंगे कि हमारा जो दृष्टिकोण है AB ब्रांड के लिए वो नकारात्मक है। इसके बाद हॉक तथा वॉघम के अनुसार उन्होंने एक अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का सोचा। उन्होंने बोला कि ये एक तरीके का, अगर कोई भी हम दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो सामाजिक रूप से जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं या समूह हैं या कोई भी घटना है या प्रतीक है, उनके प्रति जो भी हमारी मान्यताएं या हमारी भावनाएं या व्यवहार जो भी रहता है, और अपेक्षाकृत जो भी स्थायी संगठन है उनसे विपरीत हो या उनके अनुकूल हो या उनके प्रतिकूल हो, इसी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यही दृष्टिकोण हमारा अभिवृत्ति कहलाता है। तो
अगर नॉर्मली बात की जाए कि दृष्टिकोण और विश्वास के बीच में क्या अंतर है, दोनों बिल्कुल समानार्थक शब्द ही लगते हैं। कभी भी हम दोनों को अलग अलग करके हम यूज़ भी कर लेते हैं कि कभी विश्वास बोल दिया उसको, कभी दृष्टिकोण बोल दिया। तो आखिरकार दोनों में अंतर क्या है, ये समझ में आएगा अगर हम अपने आप से ये दो प्रश्न पूछ लें। कभी भी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो ये दो प्रश्न आप अपने आप से पूछें और आपको इनके बीच अंतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आप अपने से पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि मृत्युदंड एक प्रभावी चेतावनी है? मृत्युदंड का प्रावधान हमारे संविधान में ऐसा तो नहीं है, तो इसके लिए अभी बातें काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं कि क्या हमें मृत्युदंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मृत्युदंड एक प्रभावी चेतावनी है? अगर आपने अपने आप से ये पूछा, और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मृत्युदंड के विषय में कैसा महसूस करते हैं। दोनों में अलग अलग बातें हैं। देखो, पहला प्रश्न जो है वो मृत्युदंड के विषय में आपकी मान्यताओं का आकलन कर रहा है, कि आपसे पूछ रहा है कि मृत्युदंड क्या एक प्रभावी चेतावनी है, क्या इससे लोग सुधरने वाले हैं क्या? अगर किसी ने कुकृत्य किया है और मान लीजिए कि कोई भी एक नाबालिग लड़की है और उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, तो इतने गंदे तरीके से छेड़छाड़ हुई है और कुकृतियाँ हुई हैं कि उसे मृत्युदंड दी गई है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि क्या ये मृत्युदंड बाकी जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ही भावनाओं में संलग्न होते हैं, ऐसे कुकृत्य करना चाहते हैं बाकी के साथ भी, तो क्या उनके लिए ये प्रभावी चेतावनी है क्या? तो ये आपकी मान्यताओं का आकलन कर रहा है कि आप क्या सोचते हैं, क्या प्रभावी चेतावनी है या नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न, आप मृत्युदंड के विषय में कैसा महसूस करते हैं, तो ये जो दूसरा प्रश्न है ये आपकी दृष्टिकोण का आकलन कर रहा है। एक तो हो गई कि आपके मान्यताओं का आकलन है कि ये चीज़ें सही है गलत है, और दूसरा आपकी दृष्टिकोण का है कि आप मृत्युदंड के विषय में कैसा महसूस करते हैं। फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या सच में मानव के पास इतनी शक्ति है कि वो दूसरे मानव की ज़िंदगी हर ले, या तो दूसरे किसी की ज़िंदगी क्या वो ख़त्म कर सकता है क्या? तो ऐसी जब भावनाएं और ऐसे दृष्टिकोण का आकलन करते हैं तो उसी को हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं। और पहला वाला जो प्रश्न है ये केवल आपकी मान्यताओं का आकलन कर रहा है। साथ ही साथ ये देखें कि विश्वास तथ्यात्मक प्रमाणों के संदर्भ में एक निष्कर्ष है। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि दो चीज़ें हो गई, विश्वास और दृष्टिकोण। तो इस वाले पहले प्रश्न में तो आपके विश्वास के ऊपर बातें हो रही कि आपको विश्वास है कि मृत्युदंड एक प्रभावी चेतावनी है, और दूसरा कि आपका दृष्टिकोण क्या है मृत्युदंड के लिए। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भी विश्वास है वो तथ्यात्मक प्रमाणों के संदर्भ में एक निष्कर्ष है। मतलब कि तथ्यों पे आप आकलन करेंगे कि अगर मृत्युदंड किसी एक इंसान को देने के बाद उस पूरे साल भर में अगर बहुत सारे ऐसे केसेस नहीं हमारे सामने आते हैं कि मान लीजिए कि उस पूरे साल में जो रेप के केसेस हैं, बलात्कार के केसेस हैं, वो काफ़ी कम हो गए, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ हमारे पास कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा विश्वास है मृत्युदंड में, क्योंकि इससे हमने देखा है कि सतत बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो अपराध हुए हैं पूरे समाज में ये कम हुए हैं इस पूरे साल। जबकि दृष्टिकोण क्या है, एक तरीके का एक ऐसा विश्वास है जिसमें एक भावनात्मक घटक भी शामिल है। मतलब इसमें आपकी भावनाएं भी शामिल होंगी। जैसा कि मैंने प्रश्न पूछा कि अगर आप मृत्युदंड के लिए कैसा महसूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे किसी को भी बता सकेंगे। आप सीधे बताएंगे कि आपकी जो अंदर की भावनात्मक घटक है कि आप किसी को मृत्युदंड दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक सीनियर जज की पोस्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतर न्यायालय के आप पोस्ट पे, और आप जज हैं वहाँ के, ठीक है। तो अब उसमें आपको अगर किसी भी इंसान को मृत्युदंड देना है तो क्या आप आसानी से दे पाएंगे क्या? ये हमारे भावनाओं से जुड़ी होंगी। तो इसीलिए जो भी हमारा दृष्टिकोण है उसमें एक भावनात्मक घटक है, जबकि हमारा जो विश्वास है वो तथ्यों पर आधारित है। बात करें इनके संरचना की कि दृष्टिकोण का बुनियादी घटक क्या है। सबसे पहला जो है वो है भावनात्मक घटक। तो भावनात्मक घटक क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दृष्टिकोण का मतलब ये है कि उसमें भावनात्मक घटक तो होगा ही होगा। तो किसी भी वस्तु से जुड़ी हुई भावनाएं अगर उसके अंदर किसी भी वस्तु से जुड़ी हुई जो भी दृष्टिकोण हमारे समक्ष आते हैं, अगर उनमें भावनाएं भी संदर्भित हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी प्रक्रियाएं होंगी उस मतलब उस वस्तु के लिए या उस इंसान के लिए, तो वो हमारे व्यवहार से कुछ उसमें उसका कुछ पार्ट होगा, कुछ हिस्सा होगा, और उसी व्यवहार जो कि हमारे भावनात्मक व्यवहार होंगी उन्हीं से प्रभावित होकर हम बताएंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष जो है उसके तरफ हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो उदाहरण के तौर पे अगर बोलें कि कई लोग अंधेरे से डरते हैं, तो कई लोग अंधेरे से डरते हैं, तो अंधेरा यहाँ पर क्या बता रहा है कि
मतलब कि भावनाएं हैं, अंधेरा यहाँ पे हमारे लिए भावना है, और इसी भावना से हम बोल रहे हैं कि हम, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अंधेरों से डर जाते हैं। अभी हमने कोई दिमाग नहीं लगाया कि वो क्यों डरते हैं, क्या उसके पीछे का कारण है, ये सारी चीज़ें हम नहीं बताते हैं। भावनात्मक घटक में हम बस जैसा महसूस करते हैं, जो भी हम अपने व्यवहार से उसको वर्णित करते हैं, उसी को हम लोग भावनात्मक घटक बोलते हैं, कि बस जैसा हम महसूस कर रहे हैं बस हमने वैसा बता दिया। फिर दूसरा आता है भावनात्मक घटक। भावनात्मक घटक हमारा एक तरीके का व्यवहार घटक है, जो कि किसी भी वस्तु के संबंध में पिछले व्यवहार या अनुभवों को संदर्भित करता है, कि हमारा व्यवहार कैसे बनता है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी एक इंसान को कभी बोलते हैं और हमने पहली बार उस इंसान ने किसी भी भिखारी को 2 रुपए निकाल के उसके झोली में डाल दिए, तो हम उसका व्यवहार नहीं बता सकते हैं कि इस इंसान का व्यवहार है कि ये गरीबों के लिए बहुत ही इसका मर्म दिल है, पिघल जाता है, और हमेशा ये जो भी गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके पुराने अनुभवों को नहीं देखा है, ना ही उसके पुराने व्यवहार, मतलब कि पुराना हमने उसके उसके पूरे जीवन का कभी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसका व्यवहार कैसा है? वो तो हमने पहली बार देखा है ना। इसीलिए ऐसा व्यवहार घटक जो कि हमारा इस तरीके से दृष्टिकोण दिशा निर्देशित कर दे, जो हमारे पिछले व्यवहार और अनुभवों से संदर्भित हो, तो इसको हम लोग व्यवहार घटक बोलते हैं हमारे दृष्टिकोण का। यह विचार कि लोग अपने पिछले कार्यों से अपने दृष्टिकोण का अनुमान लगा सकते हैं। वही जैसे मैंने बोला कि अब लगातार अगर वो कहीं पर भी भिखारी को देखता है और वो 2 रुपए निकाल के दे देता है, तो वो इंसान का व्यवहार है कि वो अपनी दृष्टिकोण गरीबों के लिए बहुत ही सहानुभूति वाली रखता है, और हमेशा उनको कुछ ना कुछ हेल्प करने की सोचता है, मदद करने की सोचता है। उदाहरण के तौर पे अगर इससे बिल्कुल विपरीत जाके, जैसे हम अंधेरे की बात कर रहे थे ऊपर, हम बोले कि अंधेरे में जाने से मैं बचता हूँ, मतलब कि अब यहाँ पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। अभी तक तो मैं एक सामान्यतः सभी लोगों से बोल रहा था कि कई लोग अंधेरे से डरते हैं, लेकिन अभी मैं अपना व्यवहार फिर से व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई बार से अंधेरे से डरता हुआ गया हूँ। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि अब मैं जाके बोलता हूँ कि अंधेरे में जाने से मैं बचता हूँ। क्यों बचता हूँ अभी ये भी नहीं पता है। तो यदि रात में अचानक अंधेरे का सामना करना पड़े, तो और बिजली चली जाए, मान लीजिए रात में बिजली चली जाए, तो अचानक से चीख तो निकल जाएगी मेरी। तो ये क्या है? ये मेरा व्यवहार घटक है। और ये कैसे बना है? ये पिछले व्यवहार और अनुभवों का मिश्रण है, जो कि मेरा दृष्टिकोण अंधेरे के लिए बताता है। तीसरा और आखिरी जो है वो संज्ञानात्मक घटक है। संज्ञानात्मक घटक क्या होता है? इसमें हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और उस पे आधारित हम विचार करते हैं, और फिर जो भी उनकी विशेषताएं होते हैं उनको संदर्भित करते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जोड़ के हम अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं उनके बारे में, और जो भी तथ्यों के आधार पे हम जो भी चीज़ उनके लिए बोल सकते हैं, उसके आधार पर हम अपना अगर दृष्टिकोण बनाते हैं, तो वो दृष्टिकोण का संज्ञानात्मक घटक होता है। जैसे कि कई बार किसी व्यक्ति का रवैया उन नकारात्मक और सकारात्मक विशेषताओं के आधार पर हो सकता है जिन्हें वे किसी वस्तु के साथ जोड़ते हैं। तो ये भी बात सही है कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को पहले से ही निर्धारित किसी भी चीज़ों के साथ जोड़ के देखते हैं, और हम बता देते हैं कि जैसे कि अगर कोई पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान है, तो हम, अगर हमारा रवैया जो है पाकिस्तान के लिए बुरा है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है, तो वहाँ से आए कोई भी व्यक्ति, मुसलमान तो नहीं बोलूँगा, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो हमेशा उसके लिए, हमारे लिए जो संज्ञानात्मक घटक होगा हमारे दृष्टिकोण का, वो नकारात्मक व्यवहार ही हमारा दर्शाएगा। तो अगर ऊपर वाले उदाहरण को और आगे बढ़ा के देखा जाए कि मेरा मानना है यदि किसी ने अंधेरे के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, तो अंधेरा खतरनाक है। ऐसा हो सकता है ना कि अंधेरा जो होता है वो बहुत बार ऐसा होगा कि अंधेरे में हम कभी भी चल रहे हैं मान लीजिए, और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक से उसके चलते हमारी दृष्टि खो जाती है। जाहिर सी बात है, अंधेरे में तो कोई भी नहीं देख पाता होगा ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम इसके पीछे अपना दिमाग लगाएं कि हाँ, आखिर अंधेरे के पीछे ये जो डर है, या तो ये जो दृष्टिकोण हमारा बन रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, चूँकि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इस वजह से हम अंधेरे से बचते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक घटक होगा। आगे बात करें अगर हम मूल्य, विश्वास बनाम दृष्टिकोण की, कि जो हमारे मूल्य और विश्वास हैं, अगर कोई व्यक्ति है उसका दृष्टिकोण जो है वो 2 अलग अलग तरीक़ों से मापा जा सकता है। एक तो हो सकता है स्पष्ट दृष्टिकोण, और दूसरा हो सकता है निहित दृष्टिकोण। इसी में हम समझ जाएंगे कि मूल्य और विश्वास का क्या इनसे रिलेशन है। सबसे पहले स्पष्ट दृष्टिकोण की बात की जाए, तो स्पष्ट दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि जो हमें बिल्कुल बाहरी तौर पे, बाह्य रूप से हमें दिखता है,
और हम उसको मतलब प्रभावित तरीके से देख सकते हैं कि जो भी सचेत रहने पे हम जो निर्णय लेते हैं, जो भी हम व्यवहार दूसरों की तरफ प्रदर्शित करते हैं, या फिर जो हमारा मार्गदर्शन करता है, इन सभी चीज़ों के जो भी दृष्टिकोण बनाने का काम है वो हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। ये संज्ञानात्मक घटक से प्रभावित है। दूसरा होता है निहित दृष्टिकोण। निहित दृष्टिकोण मतलब अचेतन विश्वास है। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट, हाँ जी, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक हमारा अचेतन विश्वास है। और अभी भी निर्णय मतलब अगर हम इसके आधार पर निर्णय और व्यवहार दिखाते हैं लोगों को, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा निहित दृष्टिकोण है। ये हमेशा भावनात्मक घटक से प्रभावित होगा। भावनात्मक घटक क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये हमारे अंदर अंदर की भावनाएं हैं। निहित दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि हम हमेशा जब भी किसी के प्रति दृष्टिकोण दर्शाते हैं और उसमें अचेतन विश्वास है, अचेतना है, मतलब हमारे अंदर पहले से ही कोई ना कोई भावनाएं उससे जुड़ी हुई होंगी। तो जब भी हम निहित दृष्टिकोण की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा एक घटक जो है वो भावना से जुड़ी हुई जरूर होंगी। दृष्टिकोण के कार्य की बात करें अगर कि क्या काम करता है, कि दृष्टिकोण व्यक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं और कार्यात्मक क्षेत्र की रूपरेखा क्या है। सबसे पहला ज्ञान की बात करें, मतलब कि हम बता रहे हैं यहाँ पे कि दृष्टिकोण जो है वो किस हिसाब से ज्ञान और बाकी की चीज़ों को मतलब हमारे बढ़ा रहा है या उस बेसिस पे काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो है ज्ञान के लिए देखा जाए, दृष्टिकोण जीवन के लिए अर्थ प्रदान करता है। बिल्कुल जायज़ सी बात है कि हमारा ज्ञान जो है, अगर हम किसी भी वस्तु विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जगह के लिए अगर हम सकारात्मक दृष्टि रखते हैं तो जायज़ सी बात है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। दृष्टिकोण हमें अपने अनुभव को व्यवस्थित करने की बात करता है और उनको संरक्षित रखने में भी मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को जानने में हमें उसके व्यवहार का अनुमान लगाना पड़े तो उसमें भी दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी मदद करता है। तो ज्ञान को अगर बढ़ावा देना है तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमें दृष्टिकोण अपना सही रखना पड़ेगा। अब आप ये मानिए कि आप मान लीजिए सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस परीक्षा के लिए अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो इसके तरफ जो आपका दृष्टिकोण या आपका रवैया है वो तो सकारात्मक होना ही चाहिए ना। अगर आपके मन में पहले से ही दुविधाएं बनी हुई हैं कि इस परीक्षा में पता नहीं अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या तो हम अभी इस समर्थ में नहीं हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, ऐसी दुविधाएं अगर आपके मन में बनी होंगी तो जायज़ सी बात है आपका दृष्टिकोण इस परीक्षा के लिए नकारात्मक रवैया दिखाएगा। तो उस स्थिति में आप क्या समझ रहे हैं कि अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो ही जाके इस परीक्षा के लिए जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको आप और अच्छे तरीके से अर्जित करेंगे और अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे उसमें। तो इसीलिए दृष्टिकोण अपने जीवन में अर्थ प्रदान करता है। हम जिसके लिए अपेक्षा रखते हैं, अगर उसको पाने की इच्छा रखते हैं तो उस इच्छा के लिए उस मतलब उस वस्तु विशेष के लिए या उस जगह के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस पावर के लिए, उस व्यक्ति के लिए हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा जो है वो है स्व या अहम का व्यक्त, मतलब कि हम अपना मतलब हमारे द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण जो होते हैं वो बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जो आधारभूत व्यवहार है वो कैसा है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारा पहचान है। अगर आप अपने दोस्तों के बीच में जाने माने इंसान हैं कि आपसे लोग आपकी राय लेते हैं या तो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछते हैं या फिर आप अपने सगे संबंधियों के यहाँ जब भी जाते हैं तो ये हमेशा दिखाता है, और मतलब वो जो भी सगे संबंधी हैं वो हमेशा आपको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। तो इसका अर्थ यही निकाल लीजिए आप कि आपका दृष्टिकोण अपने जीवन के लिए बहुत ही सही है, सकारात्मक है। तभी वो दृष्टिकोण आपके द्वारा जो लोगों के प्रति दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसी से लोग आपके पास आते हैं और आपको अच्छा मानते हैं। तो ये दृष्टिकोण क्या है? ये आपकी पहचान का एक हिस्सा है। जितना सकारात्मक दृष्टिकोण आप अपने जीवन में रखेंगे उतना ही बढ़िया पहचान आपको अपने जीवन से मिलेगा। तो जो भी अपनी भावनाएं हैं, विश्वास हैं, जो भी मूल्य हैं, जो भी उनको हमेशा अगर मतलब हमें अगर जागरूक रहना है तो हम अपने भावनाओं, विश्वासों और मूल्यों के प्रति अगर सकारात्मक दृष्टि से अभिव्यक्ति रखते हैं तो हम हमेशा जागरूक रहेंगे। और साथ ही साथ
ये हमें हमारी पहचान करने में भी मदद करेगा और एक सकारात्मक पहचान हमारी बनाएगा। मतलब कि जो भी आपका पर्सनालिटी बनेगा ना इससे, वो हमेशा सकारात्मक ही होगा। फिर तीसरी बात जो है, दृष्टिकोण से और क्या फ़ायदे हैं या और क्या फंक्शन है इसके, तो ये है अनुकूली। मतलब यदि व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकार्य दृष्टिकोण रखता है और व्यक्त करता है, तो अन्य लोग उन्हें अनुमोदित और सामाजिक स्वीकृति के साथ पुरस्कृत करेंगे। वही वाली बात हो गई कि जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपके सगे संबंधी हैं और आपके व्यवहार से वो आपसे खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी समय पड़ेगा और आपको कभी उनकी ज़रूरत होगी, तो चूँकि आपका दृष्टिकोण हमेशा से सकारात्मक रहा है और आपने हमेशा उनकी मदद की है, तो आपको भी समाज इसके लिए पुरस्कृत करेगा। मतलब कि अगर आपका दृष्टिकोण इस हिसाब से है कि आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, हमेशा सकारात्मक व्यवहार रखते हैं, सोचते हैं, अच्छा हैं और किसी भी परेशानियों को बहुत अच्छे से जूझ के उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पर यही बताता है कि आप किसी भी चीज़ को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। और जब भी आप कभी परेशान होंगे तो समाज आपका जब मदद करेगा, तो एक तरीका का पुरस्कार होगा समाज का आपके लिए कि आपने समाज को कितना सही दृष्टिकोण दिया है। तो सामाजिक समूह के अनुकूल बने रहने में ही सबसे अच्छी बात होती है कि जब भी आपको सामाजिक स्वीकृति चाहिए और उनसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुरस्कार चाहिए। पुरस्कार का मतलब ऐसे नहीं कि आपको शील्ड दे देंगे बड़ा वाला, ये वाला शील्ड वील्ड की बात, मतलब पुरस्कार देने का मतलब वो सहायता करेंगे आपकी। अगर आप परेशान हैं कभी तो आपकी मदद कर देंगे। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, सामाजिक रूप से परेशान हैं, जो भी है, तो वो समाज आपके दृष्टिकोण के लिए आपको पुरस्कृत जरूर करेगा। फिर बात आती है अहंकार बचाव की मुद्रा में, अहंकार या बचाव की मुद्रा में। तो दृष्टिकोण जो है वो हमेशा हमें इस बात पे सतर्कता दिखाता है कि जब भी हम अहंकार के वेशभूषा में आ जाएं और कभी कभी हम अपने बचाव के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए आगे बढ़ें जो कि हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं है, तो वहाँ पर वो हमें रोकने का काम करता है कि भाई अभी रुक जाओ, ये जो दृष्टिकोण तुम्हारा अभी तुरंत बना है, ये हो सकता है कि ये समय के मतलब ये समय मात्र के लिए हो, अभी की क्षणिक भर हो। अभी ठंडे दिमाग से अगर इस पे दृष्टिकोण वापस से बनाई जाए, अभी हो सकता है कि भावनाओं में आके हम उत्तेजित हो गए हों, लेकिन अगर हम संज्ञानात्मक तरीके से इसको जोड़ के देखेंगे और पूरा डिटेल से इस पे हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो हम हो सकता है अपना दृष्टिकोण बदलें और इससे हम अपने अहंकार को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो भी हमारी ऐसी मनोवृत्ति है जो कि हमें स्वाभिमानी बनाती है, तो इन सभी चीज़ों से हमारी रक्षा कौन कर रहेगा? दृष्टिकोण करेगा। क्योंकि दृष्टिकोण हमारा ऐसा है कि हमने कभी भी अपना स्वाभिमान वाला व्यक्तित्व लोगों के सामने रखा नहीं है, या हमारा व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं। तो जब हमारा व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है, तो हम भावनाओं में बह के कभी भी अहंकार की वेशभूषा में नहीं आएंगे, हम कभी भी स्वाभिमान से ओतप्रोत नहीं रहेंगे। तो इसीलिए स्वाभिमान मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव सेंस में बात कर रहा था। मतलब स्वाभिमान तो एक हालांकि पॉजिटिव वर्ड है, मैं अहंकार की बात कर रहा था। अगर मैंने ऊपर स्वाभिमान इस्तेमाल किया होगा तो थोड़ा सा इसको सही करिएगा आप। तो मैं बेसिकली अहंकार की बात कर रहा हूँ कि अहंकार जो है वही बहुत बड़ा, मतलब आपको तो पता ही कि अहंकार जब भी आता है तो कुछ ना कुछ विनाश होता ही होता है। वो आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हो सकती है और बाकी लोगों की ज़िंदगी से भी जुड़ी हो सकती है। तो इसीलिए दृष्टिकोण हमें हमेशा ऐसे समय पर बचाता है। कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है वो पीछे मूल विचार यह है, उसके पीछे का मूल विचार यह है कि दृष्टिकोण व्यक्ति को अपनी आंतरिक आवश्यकता और बाह्य संसार के मध्य मध्यस्थता करने में मदद करता है। उसके अंदर जो भी उथल पुथल चल रहा होगा और बाह्य संसार में उसने जो भी चीज़ें अभी देखी हैं, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता बनाने का काम करता है कार्यात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा देखा जिसके विपरीत में आपका जो बिहेवियर है वो ऐसा हो गया, आपका व्यवहार ऐसा हो गया कि आप बिल्कुल अहंकार से ओतप्रोत हो गए, मतलब मरने मारने वाली स्थिति पे आ गए। तो आपके अंदर की जो आंतरिक आवश्यकताएं हैं वो मारपीट करना तो नहीं है, साथ ही साथ जो बाह्य संसार है जहाँ पे आपने कुछ ऐसा देखा जिसने आपको इतना उत्तेजित कर दिया, तो अगर आपका कार्यात्मक दृष्टिकोण होगा तो आप पहले से ही समझ जाओगे कि यहाँ पर मारपीट करना एक बेहतर सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर किसी और चीज़ों से इसको सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है? आपका कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि दृष्टिकोण हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य कर देता है और सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा ऐसा रवैया रखना ही
हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगर बन जाए तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही सफल बन जाती है। अगर देखें कि दृष्टिकोण का विचार और व्यवहार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कि दृष्टिकोण हमारे विचार एवं व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, तो निम्नलिखित कारक हैं जो निर्धारित करेंगे कि हमारे दृष्टिकोण हमारे व्यवहार से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला, सत्य बनाम व्यक्त दृष्टिकोण। दोनों अलग अलग है। देखिए, क्योंकि दोनों अन्य के प्रभाव के अधीन है। देखिए, एक तो सत्य होता है और एक व्यक्त होता है। मतलब कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता है कि हाँ ये बातें सत्य हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पर मैं बोल रहा था कि कैसे सत्य और व्यक्त हमारे दोनों ही दो अलग अलग पहलू हैं और कैसे हमारे दृष्टिकोण को ये निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, अगर सत्य की बात की जाए तो आपको ये बात तो एकदम जायज़ होगी, मतलब एकदम पता ही होगी कि ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें पता होता है कि आखिरकार यहाँ पर सत्य क्या है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पर हम उस सत्य को जानते हुए भी हम वहाँ की सत्यता को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये दो अलग अलग है, क्योंकि इनके जो भी इन दोनों के प्रभाव जो है ना, वो एक दूसरे के अलग अलग परिस्थितियों में अधीन रहते हैं। मतलब कि जब भी संवेदनशील मुद्दे होंगे तो उसके संदर्भ और स्थितियों के आकलन करते टाइम हम ये बताएंगे कि जो भी व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। मान लीजिए, एक उदाहरण देते हैं। मानिए कि आप एक किसी कार्य से एक ऑफिस में जा रहे थे, या और फिर उसी ऑफिस में आपका एक काम, मतलब जो भी आप काम कराने जा रहे थे, सेम वही काम एक बूढ़ी औरत है, वो भी वही काम कराने जा रही है। कुछ मतलब परेशानियां हैं सामने वाले कंपनी, कोई भी कंपनी मान लीजिए ABC कंपनी है, तो ABC कंपनी की तरफ से कुछ परेशानियां आई हैं। तो आप जब इसके तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो इसके ऑफिस के नीचे ही आपको एक ऐसी बुढ़िया मिल गई जो कि उसी परेशानी से जूझ रही है जिस परेशानी से आप जूझ रहे हो। तो अब क्या है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो भी इस परेशानी का निवारण कर देंगे, लेकिन ये बुढ़िया चूँकि गरीब भी है तो इसके पास वो सारे साधन नहीं हैं जिनसे कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएँ वो बन जाएँ। तो अब आपके तरफ से आपको ये पता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। सत्य आपको पता है, लेकिन व्यक्त क्या होगा? अब ये सब संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील मुद्दा इसलिए क्योंकि ये बूढ़ी औरत अब ये कितना ऑफिस चक्कर काट काट के ये काम कराएगी। तो आपने इसकी मदद की और यहाँ पर ऑफिस में जाके आप सत्य की जगह पे इनसे झूठ बोला कि ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, और आप मान लीजिए कि आप किसी अच्छे पोजीशन पे हैं और आपकी यहाँ पे चलती है थोड़ी बहुत, तो अगर आप ये बोल देते हैं तो इस बुढ़िया का भी काम हो जाएगा। तो आपने कुछ ऐसा व्यक्त किया जो कि सत्य नहीं था, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल जो बिल्कुल फाइनल रिज़ल्ट आता है, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो एकदम से अच्छा है और सभी के लिए सही है, क्योंकि आपको पता चल गया कि हाँ ये बूढ़ी औरत है, ये भी अपने किसी काम को कराने आई, कंपनी की ही गलती थी, इसमें ये फंस गई है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा दृष्टिकोण है वो हमारे विचार और व्यवहार से कैसे बदल जाता है, कि हम किसी भी सत्य को भी व्यक्त करना नहीं चाहेंगे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है उदाहरण बनाम समग्र। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर हमें उसके व्यवहार का आकलन करना है तो हम उसके औसत कार्य को देखेंगे, ना कि उसके किसी एक, मतलब केवल एक ही कार्य को देखने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया, आपको उदाहरण दिया कि एक इंसान को आपने केवल एक बार किसी अनजान इंसान को भिखारी को 2 रुपए देते हुए देखा, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये हितैषी इंसान है, ये गरीबों का मसीहा है, या तो गरीबों का हमेशा इसके अंदर एक संवेदनशीलता है। हो सकता है कुछ और भी मतलब चीज़ें हों जो उसके पीछे चल रही हों। तो इसीलिए हम किसी के भी औसत कार्य को जब भी देखते हैं तभी हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कैसा होगा। तीसरा जो है वो है दृष्टिकोण एवं व्यवहार के विशिष्टता का स्तर क्या हो सकता है। जैसे कि दृष्टिकोण और व्यवहार कैसे अंतर में आएंगे। जैसे कि आप बताइए कि आपने ऐसा बोला कि मुझे मैक्सिकन खाना पसंद है, मुझे स्ट्रीट फूड का खाना पसंद है, और मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। तो आपका ये सब दृष्टिकोण है ना, कि जो बताते हैं कि हाँ मैक्सिकन खाने के लिए आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, स्ट्रीट फूड के खाने के लिए भी आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, और आपको खाना बनाना खुद पसंद नहीं है, मतलब खाना बनाने के लिए आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके दृष्टिकोण हैं, लेकिन अब इससे आपका व्यवहार कैसे निर्धारित होगा,
कि जब आपको खाना बनाना पसंद है नहीं और आपको स्ट्रीट फूड पे मैक्सिकन खाना आराम से मिल रहा है, तो जायज़ सी बात है कि आप खाना नहीं बनाएंगे और बाहर जाके खाएंगे। तो आपका व्यवहार क्या है, मुझे बाहर खाना पसंद है। मतलब क्या है कि जो भी आपका दृष्टिकोण है वो आपके व्यवहार को बनाने में मदद करता है। तो दृष्टिकोण से व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः दृष्टिकोण तथा व्यवहार दोनों को समान स्तर की विशिष्टता पर मापा जा सकता है। फिर बात करते हैं जागरूकता की। तो जागरूकता को इस तथ्य से निर्धारित किया जा सकता है कि व्यक्ति उस दृष्टिकोण के विषय में क्या धारणा रखता है। जो इंसान जितना जागरूक होगा उसका दृष्टिकोण उस विषय के लिए उतना ही गहरा होगा। अगर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के विषय में जागरूक नहीं है तो उसका व्यवहार जो होगा वो किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाएगा, मतलब छोटी भी चीज़ से प्रभावित हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं फेक न्यूज़ का। फेक न्यूज़ आखिर इतना ज़्यादा प्रचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं है। आप देखते हैं कि आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि उसमें बताता है कि ये न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान विरोधी है और पाकिस्तान ने हमारे लिए ये खतरनाक काम कर दिया है, अब हमें भी इसका जवाब देना है और इसके लिए हमें प्रधानमंत्री से गुहार लगाना है। जितना मैसेज आप लोगों के तक इसको इतना ज़्यादा फॉरवर्ड कर दो कि ये प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, ऐसा करके कुछ मैसेज आता है। तो आपको इस विषय के बारे में जागरूकता नहीं है कि क्या हुआ असल में। बस आप अपनी भावनाओं में जब ऐसे है नहीं तो आप अपने दृष्टिकोण बना नहीं पाए कि ये सही है कि गलत है। जब दृष्टिकोण ही नहीं बना तो आपको किसी ने भी प्रभावित कर लिया और इस ऐसे प्रभावित होकर आपने 10 लोग को और मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो जायज़ सी बात होगी कि आपका दृष्टिकोण जो भी बनेगा उस विषय के लिए, उस विशेष विषय के लिए, वो इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होगा किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन से। तो इसीलिए हमेशा जागरूक रहना भी दृष्टिकोण के लिए ज़रूरी है। फिर बात करते हैं दृष्टिकोण की ताकत। तो जो भी मजबूत दृष्टिकोण होगा वो आपके व्यवहार में बिल्कुल जैसा मैंने ऊपर बताया कि वो व्यापक प्रभाव डालते हैं। अगर ऐसा दृष्टिकोण आपका बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि 2 विषय ले लीजिए आप, ठीक है, एक इतिहास है और एक सामाजिक विज्ञान है मान लीजिए, या तो विज्ञान कह लीजिए। अब आप ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि हम जो हैं शुरुआत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हमें जो है आर्ट साइड से हमने पढ़ाई की है, साइंस से हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। तो साइंस के लिए हमारा दृष्टिकोण जो है वो थोड़ा कमज़ोर है और जो ऐसे आर्ट सब्जेक्ट हैं इनके तरफ हमारा दृष्टिकोण थोड़ा मजबूत है। तो अभी जो इतिहास की तरफ हमारा दृष्टिकोण रहेगा उसके तरफ जो भी हम व्यवहार लोगों को दिखाएंगे वो मजबूत रहेगा। मजबूत इन द सेंस कि वही हमारा दृष्टिकोण भी बनाएगा। अगर हमसे कोई बोलता है कि भाई तुम्हारे सामने 2 सब्जेक्ट है, कौन सा पढ़ोगे, तो हमेशा बोलेंगे कि हम इतिहास पढ़ना पसंद करेंगे या तो इतिहास के बारे में चर्चा करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास के लिए हमारा दृष्टिकोण जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए अगर हम जिन जिन चीज़ों के लिए अपने दृष्टिकोण को मजबूत कर लेते हैं वो हमारे व्यवहार से भी दिखेंगे और साथ ही साथ उनके ऊपर जानकारी अगर रहेगी तो भी हमारा दृष्टिकोण उनके लिए भी मजबूत होता रहेगा। आखिरी जो है वो कह सकते हैं दृष्टिकोण की अभिगम्यता। तो दृष्टिकोण की अभिगम्यता से क्या मतलब है कि सहजता को संदर्भित करता है जिसमें स्मृति से दृष्टिकोण को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो भी सुलभ दृष्टिकोण है वो अनायास एवं स्वचालित रूप से हमारी जागरूकता के बिना ही सक्रिय हो सकते हैं। वे हमारे व्यवहार के मार्गदर्शक होते हैं। तो जो भी सुलभ दृष्टिकोण होता है मतलब कि जो भी आसानी से मिल जाते हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि हम उस दृष्टिकोण को पहले ही मान लें, और जो दृष्टिकोण थोड़े मुश्किल से मिलते हैं जिनके लिए हमें कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत होती है और फिर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो ऐसे दृष्टिकोण हम जल्दी से सामने नहीं ला पाते। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि अगर जो दृष्टिकोण हमारे सामने हमेशा हमारे ज़िंदगी में उपयोग होता रहता है उसको हम अचानक से तुरंत ही प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि हमारे व्यवहार में आ जाएगा वो दृष्टिकोण। लेकिन अगर वो सहज तरीके से हम उनको ला नहीं पाते अपने व्यवहार में, तो उस केस में क्या होगा कि जो स्वचालित रूप से अभी तक हमारी दृष्टिकोण होनी चाहिए थी वो सक्रिय नहीं हो पाएगी और हमारे व्यवहार में वो मार्गदर्शक नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए अगर हमको सुचारू रूप से किसी भी दृष्टिकोण के लिए या अपने क्या बोलते हैं जो भी हमारे व्यवहार हैं उनको स्वचालित रूप से
जागरूकता के आधार पर हमें कुछ भी दृष्टिकोण बनाना है तो ऐसा हो सकता है कि हमको उसका बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस दृष्टिकोण को अपने व्यवहार के अंदर ले आ पाएंगे। और जब कोई भी दृष्टिकोण हमारा व्यवहार बन जाता है तो उसमें वो स्वचालित हो जाता है। स्वचालित मतलब उसके लिए फिर हमें अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पूरी एक किताब बनी है इस टॉपिक पे पूरा, उसमें यही बताया गया है कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे जीवन को कैसे दिशा निर्देशित करता है, हमारा मार्गदर्शक कैसे बनता है। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सीधी सी बात है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण को सकारात्मक रखिए और साथ ही साथ इसको अपना व्यवहार बना लीजिए कि किस हिसाब से हमको 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ना आपका व्यवहार है। जिस दिन आप 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे उस दिन आपको बेचैनी सी लगेगी। फिर आप हर एक विषय के लिए अपना व्यवहार बना लें कि मुझे इस विषय को इतने घंटे पढ़ने, इस विषय को इतने घंटे पढ़ने। तो जब वो आपके व्यवहार में आ जाएगा ना तो आप अपने व्यवहार के विपरीत जब भी कार्य करेंगे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पाना है तो आप अपने व्यवहार में उसको लेते आओ। और व्यवहार में कैसे ला सकते हैं? उसकी बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार उसको रिपीट करके। तो उससे क्या होगा, हमारा दृष्टिकोण पर्टिकुलरली उसी दिशा में बन जाएगा और वो दृष्टिकोण हमारा व्यवहार बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम दृष्टिकोण का उपयोग इन जगहों पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको दृष्टिकोण या अभिवृत्ति से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी अब। और कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में इससे संबंधित आता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम रहोगे। अगर और भी कोई भी परेशानियाँ इस विषय से ऊपर आपको समझ में आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक काम करिएगा कि हमेशा @ मेरा नाम जोड़ के लिखिएगा ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए शिवम यश, ताकि मैं आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट है सबको। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे के लेसन्स जो भी आ रहे हैं उनको देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। आपका दिन शुभ हो।